स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। आज जब जानकारी हर तरफ से मतलब बाढ़ की तरह आ रही है, तब किसी किताब में गहरे उतरने का, उसमें डूब कर पढ़ने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ वक्त गुजारने का एक तरीका है, या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो तेज तर्रार हेडलाइंस में नहीं मिलता? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। जानकारी तो देखिए उंगलियों पर है ना? लेकिन क्या ज्ञान और समझ भी उतनी ही तेजी से मिल सकती है? शायद नहीं। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे कि गहराई से पढ़ना वो हमें कैसे बदल सकता है। ये कैसे अकेलेपन में एक साथी बन सकता है और शायद खुद को बेहतर जानने का एक रास्ता भी। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग तरह की रचनाएं, जैसे कहानियां हैं, कविताएं हैं, उपन्यास, नाटक, ये सब दुनिया को और हमें खुद को कैसे एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखा सकती हैं। सही बात है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है ना? ये दिमाग की एक तरह की वर्जिश है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पढ़ें, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल कि क्यों पढ़ें। तो सबसे पहला सवाल यही मन में आता है कि भाई पढ़ें ही क्यों? जानकारी लेने के तो आजकल इतने सारे तरीके हैं। सही बात है। लेकिन पढ़ना, देखिए, वो सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है। ये एकांत में मिलने वाला एक सुकून है, एक मरहम जैसा। और ये हमें दूसरों से जोड़ता भी है, चाहे वो असल जिंदगी के लोग हों या फिर किताबों के किरदार। देखिए, दोस्ती है, रिश्ते हैं, ये सब वक्त और दूरी के साथ बदल सकते हैं, है ना, कमजोर पड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन किताबें वो हमेशा वहीं रहती हैं, एकदम वफादार साथी की तरह। तो पढ़ना एक तरह से खुद को मजबूत करना है, अपनी अपनी असलियत को पहचानना है। ये एक तरह का आत्मचिंतन है। आपने शुरू में एक शब्द इस्तेमाल किया था, मुश्किल आनंद, डिफिकल्ट प्लेजर। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है। इसका क्या मतलब है? हाँ, मुश्किल आनंद, इसका मतलब है उस तरह के पढ़ने से जो सिर्फ आसान मजा नहीं देता, बल्कि हमें सोचने पे मजबूर करता है, हमें चुनौती देता है। ऐसी रचनाओं से जुड़ना जो शायद पहली बार में थोड़ी मुश्किल लगें, लेकिन जब आप उनमें उतरते हैं तो वो आपको अंदर तक मतलब समृद्ध करती हैं। यही असली गहरा आनंद है। अच्छा। जैसे छोटी कहानियों को ही लीजिए, वो अक्सर जिंदगी के उन पहलुओं को छूती हैं जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। जैसे एंटन चेखव की कहानियां। मैंने सुना है वो अक्सर अनलिव्ड जिंदगी, मतलब अनलिव्ड लाइफ के बारे में होती हैं। बिल्कुल, चेखव कमाल के लेखक हैं। वो बड़ी खामोशी से, बिना शोर मचाए, दिखाते हैं कि कैसे जो बिल्कुल साधारण सी जिंदगी दिखती है ना, उसके नीचे कितनी अनकही इच्छाएं, कितने अधूरे सपने दबे होते हैं। उनकी कहानियों में किरदार अक्सर अपने छोटे छोटे कामों से, इशारों से, या जो वो नहीं कहते उससे पहचाने जाते हैं। लेखक को ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। अच्छा। जैसे उनकी एक कहानी है, द लेडी विद द डॉग। ऊपरी तौर पर देखें तो एक साधारण सी बेवफाई की कहानी लगेगी, लेकिन चेखव उसे इतनी ईमानदारी से दिखाते हैं, इतनी बारीकी से, कि वो हमें अपनी सी लगने लगती है, बिना किसी जजमेंट के। ये पढ़ना हमें इंसानी रिश्तों की वो जो पढ़ते होती हैं उन्हें समझने में मदद करता है। यही है वो मुश्किल आनंद, सतह के नीचे देखना। और चेखव का यथार्थवाद तो है ही, लेकिन कुछ कहानियां कल्पना की उड़ान भी तो भरती हैं। बिल्कुल अलग तरह की। हाँ, बिल्कुल दूसरी धारा भी है। जैसे बोहरेज की कहानियां, वो तो जैसे दिमागी भूल भुलैया हैं एकदम। वो हकीकत और कल्पना के बीच की जो महीन सी रेखा होती है ना, उसी को धुंधला कर देते हैं। हाँ, मैंने पढ़ी है कुछ। जैसे ट्लॉन, उकबार और बिस्टर्टियस है। वो कहानी पढ़ते हुए आप सोचने लगते हैं कि क्या हमारी बनाई हुई कल्पनाएं, क्या वो असलियत पर हावी हो सकती हैं? ये हमें सवाल करना सिखाती हैं कि जिसे हम सच मानते हैं वो कितना पक्का है। दिलचस्प है। या फिर इटालो कैल्विनो की अदृश्य शहर, इनविजिबल सिटीज। सोचिए, मार्को पोलो कुबले खान को उन शहरों के किस्से सुनाता है जो शायद हैं ही नहीं, लेकिन वो शहर असल में जिंदगी की ही अलग अलग तस्वीरें हैं। उन कहानियों का निचोड़ आप कह सकते हैं ये है कि इस दुनिया की जो भागम भाग है, जिसे वो नर्क कहते हैं, हाँ। उसी के बीच हमें वो खोजना है और सहेजना है जो नर्क नहीं है, उसे जगह देनी है। ये एक अलग तरह की समझ है, ये सीधी सीधी जानकारी से नहीं मिलती। तो कहानियां हमें जिंदगी की परतें दिखाती हैं, कभी असलियत के बहुत करीब तो कभी कल्पना के जरिए। अच्छा। अब कविताओं की बात करते हैं। उन्हें कैसे पढ़ा जाए? वो तो अक्सर छोटी होती हैं, पर कहते हैं उनमें बहुत गहरे मतलब छिपे होते हैं। कविताओं के साथ देखिए, एक बहुत अच्छा तरीका है उन्हें याद करना। याद करना? हाँ, याद करना। जब कोई कविता आपके दिमाग में, आपकी जबान पर बस जाती है ना, तो वो आपकी अपनी हो जाती है।
आप इसे कभी भी कहीं भी अपने अंदर दोहरा सकते हैं, उसके अर्थ की नई नई परतें खोल सकते हैं। कविताएं अक्सर कम शब्दों में बहुत बड़ा बोझ उठा लेती हैं। जैसे वॉल्ट विटमैन की कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वो एक लंबी फैली हुई कविता है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें विटमैन जैसे पूरी कायनात को, अमेरिका को, खुद को, सबको एक साथ समेट लेना चाहते हैं। हाँ, उसमें एक खुलापन है, एक आत्मविश्वास सा झलकता है। वो सीधे पाठक से बात करते हैं ना, कहते हैं तुम जो धारण करते हो मैं भी धारण करता हूँ। बिल्कुल। वहीं वो लोकतंत्र की आवाज हैं, व्यक्तिगत आत्मा की आवाज हैं। वो घास जैसी मामूली चीज को देखते हैं और पूछते हैं ये घास क्या है, और फिर उसके कई मतलब निकालते हैं कि वो उम्मीद का निशान है या ईश्वर का रुमाल है या शायद मरने वालों की निशानी। वो हमें सिखाते हैं कि साधारण चीजों में भी कितने असाधारण अर्थ छिपे हो सकते हैं। उनकी कविताएं पढ़ना मतलब खुद के और दुनिया के विस्तार को महसूस करना। और विटमैन का ये फैलाव है, और दूसरी तरफ एमिली डिकिंसन है। उनकी कविताएं तो एकदम अलग हैं, छोटी, कसी हुई पहेलियों जैसी। डिकिंसन की दुनिया बिल्कुल अलग है, सही कहा आपने। वो अंदरूनी दुनिया की कवि हैं। उनकी कविताएं अक्सर चौंका देती हैं, विचारों की एकदम नई दिशा दिखाती हैं। उनकी भाषा बहुत सटीक, बहुत अनोखी होती है। जैसे उनकी एक कविता है जिसमें वो कहती हैं कि दिमाग जो है वो आसमान से भी बड़ा है। अच्छा? हाँ, क्योंकि वो आसमान को अपने अंदर समा सकता है। ऐसी कविताएं पढ़ना हमें भाषा और सोच की बारीकियों पर ध्यान देना सिखाता है। ये दिमाग की एक अलग तरह की कसरत है। और शेक्सपियर के सोनेट्स, हाँ। उनका भी जिक्र आता है अक्सर। उनमें प्रेम, ईर्ष्या, वक्त का डर, ये सब भावनाएं बहुत गहरे अंदाज में हैं। हाँ, बिल्कुल। शेक्सपियर के सोनेट्स तो जैसे इंसानी भावनाओं का आईना है। सोनेट 129 को ही लीजिए, वो वासना के उसके विनाशकारी असर के बारे में है। वो बताता है कि कैसे इच्छा पूरी होने से पहले वो एक पागलपन जैसी लगती है और पूरी होने के बाद घृणा और पछतावा। वो उसे कहता है स्वर्ग जो नरक की ओर ले जाता है। ये पंक्तियां देखिए, ये कविताएं हमें अपनी ही उलझी हुई भावनाओं को समझने में मदद करती हैं बिना किसी लाग लपेट के। ये भी एक तरह का मुश्किल आनंद ही है, खुद की सच्चाइयों का सामना करना। तो कविताएं हमें भावनाओं की गहराई और भाषा की ताकत का एहसास कराती हैं। ठीक है, अब उपन्यासों की तरफ बढ़ते हैं। उपन्यास पढ़ना कहानियों या कविताओं से कैसे अलग है? यहाँ शायद हम ज्यादा बड़ी दुनिया की उम्मीद करते हैं। हाँ, उपन्यास हमें एक ज्यादा विस्तृत दुनिया में ले जाते हैं। ये बात सही है। हम किरदारों के साथ एक लंबा सफर तय करते हैं, उनके बदलते विचारों को, उनके संघर्षों को ज्यादा करीब से देखते हैं। लेकिन महान उपन्यास सिर्फ कहानी नहीं कहते, वो इंसानी चेतना की गहराइयों में उतरते हैं। जैसे जेन ऑस्टन की एमा। हाँ, वो तो काफी दिलचस्प किरदार है। बुद्धिमान है, अमीर है, पर थोड़ी घमंडी भी है शायद, जो दूसरों की जिंदगी संवारने के चक्कर में गड़बड़ करती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑस्टन की खूबी उनकी विडंबना, उनकी आयरनी में है। वो हमें एम्मा की गलतियों को और उसकी धीरे धीरे बदलती सोच को दिखाती हैं। एम्मा का अपनी गलतियों से सीखना, खुद को और दूसरों को बेहतर समझना, यही उपन्यास का सार है। ऑस्टन कोई समाज सुधार पर भाषण नहीं देती, वो हमें किरदारों के जरिए मानवीय स्वभाव की गहरी समझ देती हैं। एम्मा को पढ़ना एक तरह से खुद की कमियों और अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने जैसा है। और फिर दोस्तोयेव्स्की का क्राइम एंड पनिशमेंट, वो तो बहुत बहुत गहन कहानी है अपराध और पछतावा की। ओह, दोस्तोयेव्स्की, वो तो हमें सीधे रास्कोल्निकोव के दिमाग के अंदर ले जाते हैं। एकदम हम उसके अपराध के पीछे के जटिल कारण देखते हैं। उसकी गरीबी है, उसका वो नेपोलियन बनने का ख्वाब है, समाज से उसका अलगाव है। हम उसके भयानक अपराध बोध को महसूस करते हैं। और फिर सोनिया जैसे किरदार के जरिए उसके पश्चाताप और मुक्ति की वो धीमी प्रक्रिया, उसे भी देखते हैं। ये उपन्यास पढ़ना आसान नहीं है, ये आपको विचलित कर सकता है, लेकिन ये इंसानी रूह की गहराइयों, अच्छे और बुरे के बीच के संघर्ष की ऐसी समझ देता है जो शायद कहीं और मिलना मुश्किल है। यह हमें सहानुभूति सिखाता है, उन लोगों के लिए भी जिनसे हम शायद सहमत ना हों। और यादों की बात करें तो मार्सेल प्रूस्ट का नाम आता है। उनका उपन्यास इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, उसे तो यादों का महासागर कहते हैं। प्रूस्ट, हाँ, वो अद्भुत हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे एक मामूली सा स्वाद या कोई गंध, जैसे वो मडलिन के का जिक्र करते हैं, कैसे वो अचानक से अतीत के दरवाजे खोल सकती हैं। इसे वो एनएचफिक स्मृति, इनवॉलंटरी मेमोरी कहते हैं। हाँ, सुना है। उनका उपन्यास पढ़ना एक लंबा काम है, धैर्य मांगता है। लेकिन ये हमें समय, स्मृति, प्रेम,
ईर्ष्या, कला की ताकत, इन सब के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। प्रूस्ट हमें दिखाते हैं कि कैसे कला, कैसे लेखन हमें गुजरे हुए वक्त को फिर से जीने और शायद उस पर जीत हासिल करने में मदद कर सकता है। ये जिंदगी की भागदौड़ के बीच रुक कर सोचने, अपनी यादों, अपने अनुभवों को सहेजने की प्रेरणा देता है। तो उपन्यास हमें किरदारों के साथ जीने का, उनकी चेतना को समझने का और जिंदगी की बड़ी जटिलताओं पर विचार करने का मौका देते हैं। अच्छा, अब नाटकों की बात करते हैं। नाटक पढ़ने या देखने का अनुभव कैसे अलग होता है? यहाँ तो एक्शन और डायलॉग सीधा होता है ना? नाटक में हाँ, टकराव और भावनाएं ज्यादा सीधी होती हैं। ज्यादा तात्कालिक संवाद और एक्शन हमारे सामने होता है, जैसे शेक्सपियर के हैमलेट में। हैमलेट, हाँ, वो तो शायद साहित्य का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला किरदार है। एक पहेली जैसा। उसकी बुद्धि, उसका दुख, उसका बदला लेने में हिचकिचाना समझ नहीं आता। हैमलेट की खूबी उसकी जटिल चेतना में है। वो सोचता बहुत है, शायद जरूरत से ज्यादा। उसका वो मशहूर भाषण है ना, टू बी और नॉट टू बी, वो यही दिखाता है कि कैसे विचार कई बार कर्म पर, एक्शन पर भारी पड़ जाते हैं। वो एक अभिनेता भी है जो पागलपन का नाटक करता है, लेकिन उसकी असलियत क्या है ये कहना मुश्किल है। हैमलेट को पढ़ना या देखना अपने ही दिमाग की परतों को खोलने जैसा है। ये हमें मानवीय चेतना की असीम संभावनाओं और उसके विरोधाभासों से मिलवाता है। और अगर हैमलेट इतनी गंभीर त्रासदी है, तो दूसरी तरफ ऑस्कर वाइल्ड का नाटक है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। वो तो बिल्कुल हल्का फुल्का मजेदार है। हाँ, वाइल्ड का नाटक वो तो जैसे शब्दों और बुद्धि का उत्सव है। वो हर गंभीर चीज का मजाक उड़ाता है और मामूली बातों को बहुत गंभीरता से लेता है। यहाँ झूठ बोलना, या जिसे वो बन-बेयरिंग कहते हैं, वो एक कला है, सामाजिक बंधनों से बचने का एक तरीका। हाँ, वो लेडी ब्रैकनेल का किरदार। हाँ, लेडी ब्रैकनेल जैसे किरदार अपनी बेतुकी बातों से हमें हंसाते हैं, लेकिन साथ ही वो समाज के खोखलेपन पर, उसकी बनावट पर तीखा व्यंग भी करते हैं। ये नाटक हमें सिखाता है कि कभी-कभी जिंदगी की निरर्थकता में भी एक तरह का आनंद, एक तरह की आजादी छिपी होती है। इसे पढ़ना या देखना एकदम ताजगी भरा अनुभव है। हमने ज्यादातर यूरोपीय साहित्य की बात की। अमेरिकी साहित्य में अक्सर एक अलग तरह की बेचैनी या निराशा दिखती है, जिसे कुछ लोग अमेरिकन अपोकलिप्स या सर्वनाश की भावना कहते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प धारा है अमेरिकी साहित्य में। जैसे विलियम फॉकनर का उपन्यास है एज आई ले डाइंग। उसमें एक परिवार अपनी माँ के शव को दफनाने के लिए एक भयानक यात्रा पर निकलता है, और इस सफर में परिवार टूटता है, स्वार्थ हावी होता है, और जो सबसे संवेदनशील सदस्य है, डाल, वो पागल हो जाता है। फॉकनर हमें जिंदगी की कठोर सच्चाइयों और पारिवारिक रिश्तों के अंधेरे कोनों से रूबरू कराते हैं, बिना किसी मुलामियत के। सकता है वो तो बहुत विचलित करने वाला होगा। हाँ, ब्लड मेरिडियन पढ़ना एक बेहद मुश्किल, बेहद विचलित करने वाला अनुभव है, इसमें कोई शक नहीं। ये अमेरिकी इतिहास के एक बहुत हिंसक दौर का क्रूर चित्रण है, और उसमें जज होल्डन जैसा एक रहस्यमयी, भयानक किरदार है जो युद्ध और विनाश को ही जैसे जीवन का सच मानता है। लेकिन इसे पढ़ना शायद हमें इंसानियत के अंधेरे पक्ष का सामना करने पर मजबूर करता है। ये हमें दिखाता है कि सभ्यता की परत कितनी पतली हो सकती है। कभी-कभी ऐसी कठिन सच्चाइयों का सामना करना भी जरूरी होता है, ताकि हम उनसे आंखें ना चुराएं। ये नकारात्मकता भी एक अजीब तरह से हमें शायद मजबूत बना सकती है, हमें दुनिया की पूरी तस्वीर देखने में मदद करती है। तो आज हमने पढ़ने के कई रंग देखे, कहानियों की बारीकियों से लेकर कविताओं की भावनात्मक गहराई तक, फिर उपन्यासों के विशाल संसार और नाटकों के सीधे संवाद तक। हाँ, और हमने बार बार यही पाया कि पढ़ना सिर्फ शब्दों को समझना नहीं है, ये खुद को समझना है, दूसरों की नज़र से दुनिया को देखना है, अपनी सोच को विस्तार देना है। ये वही मुश्किल आनंद है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, जो हमें सतही जानकारी से परे ले जाता है और एक ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा सोचने वाला इंसान बनाता है। चाहे वो चेकव की खामोश सच्चाइयाँ हों, विटमिन का खुलापन हो, दोस्तोयेव्स्की की मनोवैज्ञानिक गहराई हो, या फिर शेक्सपियर की इंसानी जटिलता। हाँ, और जैसा कि एक पुरानी कहावत है, शायद राबी तारफून की, कि काम पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तुम उससे मुंह मोड़ने के लिए आज़ाद भी नहीं हो। तो पढ़ने और समझने का ये काम, ये शायद कभी खत्म न हो, लेकिन इसे करते रहना ज़रूरी है ना? ये हमें ये तय करने में मदद करता है कि असल में क्या मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा। ये कभी ना खत्म होने वाला सफ़र है, खुद को और इस दुनिया को बेहतर समझने का, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये बातचीत, ये गहरी चर्चा सुनने वालों के लिए दिलचस्प और उपयोगी रही होगी।
इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको ये चर्चा मददगार लगी? हमें ज़रूर बताइएगा कि हम भविष्य में ऐसी चर्चाओं को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है।